भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक भगत सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और महज 23 वर्ष की आयु में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। आपको बता दें, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी सॉन्डर्स को मारने की साजिश के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। इसी पुलिस अधिकारी ने स्वतंत्रता आंदोलन के नेता लाला लाजपत राय पर क्रूर पुलिस कार्रवाई का आदेश दिया था। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। वह अपने आखिरी वक्त में भी बेहद इत्मीनान थे। जेल में रहते हुए भी भगत सिंह लगातार पढ़ते लिखते रहते थे। उनकी जेल डायरी बेहद चर्चित है, जिसमें उन्होंने तमाम क्रांतिकारी विचार साझा किए हैं। भगत सिंह को जब फांसी होनी थी, उस वक्त वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। भगत सिंह चाहते थे कि उनके जेल में रहते हुए भी आज़ादी की लड़ाई तनिक भी कुंद नहीं होनी चाहिए। वे अपने दोस्तों को खत लिखा करते थे। दोस्तों से अक्सर जेल में किताबें मंगवाते थे। जेल में रहने के दौरान भगत सिंह किताबों को पढ़कर नोट्स बनाते थे, जिन्हें ऐतिहासिक दस्तावेजों में शामिल किया गया। भगत सिंह के ये कोट्स आज भी जोश भर देते हैं। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद है। भगत 2। जो भी व्यक्ति विकास के लिए खड़ा है, उसे हर एक रूढ़िवादी चीज की आलोचना करनी होगी, उसमें अविश्वास करना होगा तथा उसे चुनौती देनी होगी। भगत सिंह 3। बम और पिस्तौल क्रांति नहीं करते। क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती है। भगत सिंह 4। वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, लेकिन वे मेरी आत्मा को कुचलने में सक्षम नहीं हों। भगत सिंह उस जमाने में काउंसिल हाउस, जो कि आज का संसद भवन है, का शुमार दिल्ली की बेहतरीन इमारतों में किया जाता था। काउंसिल हाउस में सेफ्टी बिल पेश होने से 2 दिन पहले 6 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त काउंसिल हाउस के असेंबली हॉल गए थे, ताकि ये जायजा लिया जा सके कि पब्लिक गैलरी किस तरफ है और किस जगह से वहां बम फेंके जाएंगे। वो ये हर कीमत पर सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनके फेंके गए बमों से किसी का नुकसान न हो। हालांकि ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास किया जा चुका था, जिसमें मजदूरों द्वारा की जाने वाली हर तरह की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन पब्लिक सेफ्टी बिल पर अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल ने अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया था। इस बिल में सरकार को संदिग्धों को बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने का अधिकार दिया जाना था। 8 अप्रैल को सदन की कार्यवाही शुरू होने से कुछ मिनट पहले 11 बजे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए हुए काउंसिल हाउस में दाखिल हो चुके थे। उस समय उन्होंने खाकी रंग की कमीज और हाफ पैंट पहन रखी थी। उसके ऊपर उन्होंने सिलेटी रंग का चारखाने का कोट पहन रखा था, जिसमें 3 बाहरी जेबें थीं और एक जेब कोट के अंदर थी। उन दोनों ने ऊनी मोजे भी पहन रखे थे। भगत सिंह ने एक विदेशी फेल्ट हैट लगाई हुई थी। इसका उद्देश्य था कि भगत सिंह की ऊंची कदकाठी और सुंदर व्यक्तित्व की वजह से कहीं उन्हें पहले ही न पहचान लिया जाए। इस फेल्ट हैट को लाहौर की एक दुकान से खरीदा गया था। सदन का एक भारतीय सदस्य उन्हें गेट पर पास देकर गायब हो गया था। उस समय दर्शक दीर्घा लोगों से खचाखच भरी हुई थी। भगत सिंह के एक और जीवनीकार मलविंदर जीत सिंह वराइच अपनी किताब भगत सिंह द एटर्नल रिबेल में लिखते हैं, दिलचस्प बात ये थी कि 3 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने उन्हीं कपड़ों में कश्मीरी गेट के रामनाथ फोटोग्राफर की दुकान पर अपनी तस्वीरें खिंचाई थीं, जिन कपड़ों में वो बम फेंकने असेंबली हॉल जाने वाले थे।
वो 6 अप्रैल को उन तस्वीरों को लेने दोबारा उस दुकान पर भी गए थे। असेंबली भवन आने से पहले भगत सिंह ने अपनी एक जेब घड़ी अपने एक साथी जयदेव को दे दी थी। इस घड़ी का भी एक इतिहास रहा है। सबसे पहले ये घड़ी गदर पार्टी के एक सदस्य ने फरवरी 1915 में खरीदी थी। इसके बाद रास बिहारी बोस ने वो घड़ी बंदी जीवन के लेखक शचीन्द्र नाथ सान्याल को दे दी। सान्याल ने वो घड़ी भगत सिंह को भेंट में दी थी। उस समय सदन में सर जॉन साइमन के अलावा मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, एन.सी. केलकर और एम.आर. जयकर भी मौजूद थे। भगत सिंह को यह अच्छी तरह पता था कि उनके बम इस विधेयक को कानून बनने से नहीं रोक पाएंगे। कारण था कि नेशनल असेंबली में ब्रिटिश सरकार के समर्थकों की कमी नहीं थी और दूसरे वायसराय को कानून बनाने के असाधारण अधिकार मिले हुए थे। दुर्गादास ने बम की खबर दी पूरी दुनिया को। भगत सिंह द्वारा बम फेंकने की घटना का बहुत सजीव वर्णन दुर्गादास ने अपनी मशहूर किताब इंडिया फ्रॉम नेहरू टू करजन एंड आफ्टर में किया है। दुर्गादास लिखते हैं, 2008 अप्रैल को जैसे ही अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल सेफ्टी बिल पर अपनी रूलिंग देने खड़े हुए, भगत सिंह ने असेंबली के फर्श पर बम लुढ़का दिया। मैं पत्रकारों की गैलरी से बाहर निकलकर प्रेस रूम की तरफ दौड़ा। मैंने एक संदेश डिक्टेट कराया और एपीआई के न्यूज डेस्क से कहा कि वो इसे लंदन में रॉयटर और पूरे भारत में फ्लैश कर दें। इससे पहले कि मैं फोन पर और विवरण देता, फोन लाइन डेड हो गई। पुलिस वालों ने तुरंत असेंबली का मुख्य द्वार बंद कर दिया। मेरे सामने ही भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को हिरासत में लिया गया। लेकिन मेरी खबर को रॉयटर ने 3 घंटों तक नहीं चलाया क्योंकि उसका कोई फॉलो अप नहीं भेजा गया था। भेजा भी कैसे जाता, किसी पत्रकार को असेंबली हॉल से बाहर ही नहीं आने दिया गया। उठते हुए धुएं के बीच स्पीकर विट्ठल भाई पटेल ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। भगत सिंह ने बम फेंकते समय इस बात का ध्यान रखा कि वो उसे कुर्सी पर बैठे हुए सदस्यों से थोड़ी दूर पर फर्श पर लुढ़काए ताकि सदस्य उसकी चपेट में न आ सकें। जैसे ही बम फटा, जोर की आवाज हुई और पूरा असेंबली हॉल अंधकार में डूब गया। दर्शक दीर्घा में अफरातफरी मच गई। तभी बटुकेश्वर दत्त ने दूसरा बम फेंका। दर्शक दीर्घा में मौजूद लोगों ने बाहर के दरवाजे की तरफ भागना शुरू कर दिया। कुलदीप नैयर अपनी किताब विद आउट फियर द लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह में लिखते हैं, ये बम कम क्षमता के थे और इस तरह फेंके गए थे कि किसी की जान न जाए। बम फेंकने के तुरंत बाद दर्शक दीर्घा से इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ पेड़ के पत्तों की तरह पर्चे नीचे गिरने लगे। उसका मजमून खुद भगत सिंह ने लिखा था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी के लेटर हेड पर उसकी 30 से 40 प्रतियां टाइप की गई थीं। हिंदुस्तान टाइम्स के सजग संवाददाता दुर्गादास ने अपनी सजगता का परिचय देते हुए वो पर्चा वहां से उड़ा लिया और हिंदुस्तान टाइम्स के सांध्यकालीन विशेष संस्करण में छापकर सारे देश के सामने रख दिया। भरे कानों के लिए धमाका जरूर। इस पर्चे का पहला शब्द था नोटिस। उसमें फ्रेंच शहीद अगस्त वैला का उद्धरण था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है। अंत में कमांडर इन चीफ बलराज का नाम दिया गया था। जैसे ही बम का धुआं छंटा, असेंबली के सदस्य अपनी अपनी सीटों पर लौटने लगे। दर्शक दीर्घा में बैठे हुए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भागने की कोशिश नहीं की जैसा कि उनकी पार्टी ने पहले से तय कर रखा था। वो अपनी जगह पर ही खड़े रहे। वहां मौजूद पुलिसकर्मी इस डर से उनके पास नहीं गए कि कहीं उनके पास हथियार न हो। भगत सिंह ने अपनी वो ऑटोमेटिक पिस्तौल सरेंडर की जिससे उन्होंने साउंडर्स के शरीर में गोलियां दागी थीं। उन्हें ये अच्छी तरह पता था कि ये पिस्तौल साउंडर्स की हत्या में उनके शामिल होने का सबसे बड़ा सबूत था। दोनों को अलग अलग पुलिस थानों में ले जाया गया।
भगत सिंह को मुख्य कोतवाली में और बटुकेश्वर दत्त को चांदनी चौक थाने में, ताकि दोनों से अलग अलग पूछताछ की जा सके। खुफिया विभाग को प्रारंभिक सुराग वायसराय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि दोनों आक्रमणकारियों ने किसी की हत्या नहीं की। उन्होंने माना कि अगर वो चाहते तो कहर बरपा सकते थे। उनका निशाना था बस सेंट्रल असेंबली। उस समय प्रगतिवादी समझे जाने वाले कांग्रेसी नेता चमन लाल ने सबसे पहले क्रांतिकारियों के इस कारनामे की निंदा की। उन्होंने कहा कि बम फेंकना एक पागलपन भरा काम था। कुलदीप नैयर अपनी किताब में लिखते हैं कि ब्रिटिश खुफिया विभाग को लगा कि हैंडबिल को लिखने का स्टाइल और प्रारूप पहले भी कहीं इस्तेमाल किया जा चुका है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को उन पोस्टरों की तफ्तीश करने के लिए लाहौर भेजा गया जो साउंडर्स की हत्या के बाद वहां की दीवारों पर चिपकाए गए थे। भगत सिंह द्वारा फेंके गए टाइप किए गए पर्चों और उन पोस्टरों में एक समानता थी। दोनों को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने जारी किया था और दोनों के भेजने वाले का नाम बलराज था, जो कि इस संस्था का कमांडर इन चीफ था। दोनों का पहला शब्द नोटिस था और दोनों का अंत इनकलाब जिंदाबाद के नारे से होता था। आसफ अली ने लड़ा भगत सिंह का मुकदमा। यहीं से अंग्रेजों को साउंडर्स की हत्या में भगत सिंह के शामिल होने के पहले सुराग मिले। जैसे जैसे जांच बढ़ती गई, उन पर शक पुख्ता होता चला गया। ये बात साफ हो गई कि पर्चों और पोस्टर की इबारत भगत सिंह ने ही लिखी थी। ये सही भी था। दोनों को भगत सिंह ने अपने हाथों से लिखा था। भगत सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत हत्या के प्रयास का मुकदमा चलाया गया। कांग्रेस पार्टी के आसफ अली ने भगत सिंह का मुकदमा लड़ा। आसफ अली के साथ अपनी पहली मुलाकात में भगत सिंह ने उनसे कहा कि वो चमन लाल को बता दें कि वो पागल नहीं हैं। हम सिर्फ इस बात का दावा करते हैं कि हम इतिहास और अपने देश की परिस्थितियों और उसकी आकांक्षाओं के गंभीर विद्यार्थी हैं। इस कारनामे से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भारतीय युवाओं के हीरो बन गए। उनका जन समर्थन इतना बढ़ा कि अंग्रेज सरकार ने जेल में ही अदालत लगाने का फैसला किया। ये जेल उस भवन में हुआ करती थी जहां इस समय मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है। इस मुकदमे में अंग्रेजों के वकील थे राय बहादुर सूर्यनारायण। मुकदमे के जज थे एडिशनल मजिस्ट्रेट पीबी पूल। पूरे मुकदमे के दौरान भगत सिंह के माता पिता भी मौजूद थे। जब भगत सिंह को पहली बार अदालत में लाया गया तो उन्होंने मुट्ठियां भींचकर अपने हाथ ऊपर करते हुए इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद ही मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि दोनों को हथकड़ियां लगा दी जाएं। दोनों ने इसका कोई विरोध नहीं किया और वो लोहे की रेलिंग के पीछे रखी बेंच पर बैठ गए। भगत सिंह ने ये कहते हुए कोई बयान देने से इनकार कर दिया कि उन्हें जो कुछ कहना है वो सेशन जज की अदालत में ही कहेंगे। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह, तस्वीर चमन लाल ने उपलब्ध करवाई है सरकार की तरफ से। मुख्य गवाह थे सार्जेंट टेरी, जिन्होंने कहा कि जब भगत सिंह को असेंबली में गिरफ्तार किया गया था तो उनके पास से पिस्तौल मिली थी। टेरी ने गवाही देते हुए कहा, पिस्टल भगत सिंह के दाहिने हाथ में थी और उसका मुंह जमीन की तरफ था। ये सही